नमस्कार मित्रों, पिट्सबर्ग अमेरिका से मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानियों का सबसे पुराना पॉडकास्ट बोलती कहानियां। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति रंग, रोशनी, उल्लास, पकवान, मिठाइयों और त्योहारों की संस्कृति है। साल में उतने दिन नहीं होते जितने हमारे यहाँ उत्सव होते हैं। संसार की अन्य संस्कृतियां भी धीरे धीरे त्योहारों के महत्व से अवगत हो रही हैं और इस कारण पिछले दशकों में हमारा परिचय कई नए पर्वों से हुआ है। मैत्री दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे ऐसा ही एक नया नवेला उत्सव है जो कि अगस्त मास के पहले रविवार को मनाया जाता है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को फ्रेंडशिप डे की बधाई के साथ साथ आज हम लेकर आए हैं हीरेंद्र झा की कहानी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, निमिषा दीक्षित के स्वर में। साउंड मिक्सिंग का श्रेय जाता है अमित कच्छप को। तो आइए सुनते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे। प्लेबैक इंडिया। दूर तक फैला समंदर और ये शांत शीतल हवाएं मन को कितना सुकून देती हैं, ये कोई संदीप से पूछे। संदीप को अभी 1 साल ही हुआ है मुंबई में। जीवन में सब कुछ खो देने के बाद जब उसने अपनी जीवन की दूसरी पारी शुरू करनी चाही तो उसके मन में जिस शहर का नक्शा उभरा वो मुंबई का ही था, क्योंकि एक बार पहले भी वो कुछ महीने इस शहर में रह चुका था जब उसके जीवन में सब कुछ सही हुआ करता था। दरअसल मुंबई आने से पहले संदीप दिल्ली के एक न्यूज़ चैनल में बड़े पद पर कार्यरत था। वहीं उसकी शादी हुई, एक बेटा हुआ। एक जिम्मेदार शहरी की तरह ही उसने कुछ बचत भी की, एक घर भी खरीदा। जब स्थिति और अच्छी हुई तो छोटा घर छोड़कर बड़े घर में सपरिवार शिफ्ट हो गया। कुल मिलाकर सब कुछ सही चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे संदीप की जीवन धारा पूरी तरह से बदल गई। 12 साल की शादी के बाद वो डिवोर्स नहीं लेना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि उसे झुकना ही पड़ा। पत्नी ने पूरी तैयारी कर ली थी अलग होने की। हार कर संदीप भी समझौते को तैयार हो गया। कोर्ट ने अपना फैसला संदीप की पत्नी के हक में सुनाया। संदीप को हैरानी हुई कि उसकी पत्नी को उन दोनों के बच्चे में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। 8 साल के बेटे को पिता के पास ही छोड़कर वो इनकी दुनिया से चली गई। ये सब संदीप के लिए दिल तोड़ देने वाला अनुभव रहा और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। जिस घर को बनाने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी, जिस घर को सजाने के लिए उसने अपनी सारी संवेदनाएं झोंक दी थी, वही घर अब उसे काटने लगा था। इस घर में उसे हर पल अपनी पत्नी की याद घेरे रहती। सब कुछ सामान्य करने और नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने की तलाश में संदीप अपना घर, नौकरी और शहर छोड़कर मुंबई आ गया। बेटे की जिम्मेदारी उसी के पास थी। उसकी मजबूरी थी कि उसे संभालना ही था, वरना बेटे की जिंदगी बनने से पहले ही बिगड़ सकती थी। 6-7 महीने तक संदीप ने कुछ नहीं किया सिवाय अपने बेटे को देखने के। किराए पर एक छोटा सा कमरा लेकर संदीप ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। दिल्ली वाले घर को बेचकर थोड़े पैसे आ गए तो दूसरा घर उसने वहां किराए पर लगा दिया था, जिससे उसके घर की किश्तें निकल जाया करती थी। कम से कम उसे इतनी तसल्ली तो थी कि पैसे की दिक्कत नहीं थी। जरूरतें भी काफी हद तक सीमित हो चुकी थी। तो ऐसे में कम से कम ये तनाव उसे नहीं था कि बिना नौकरी के वो कैसे रहेगा। उसकी बस एक ही चिंता थी कि नन्हे बेटे पर कोई मानसिक असर न पड़े।
उसने पूरे जतन से बेटे का ध्यान रखा। बालमन धीरे धीरे अपने पिता के प्रेम और अपनेपन के साए में मुस्कुराने लगा, खिलने लगा। जब संदीप ने देखा कि बेटे की स्थिति और गति अब काफी हद तक सामान्य है, तो उसने अब उसकी पढ़ाई का सोचा, ताकि वो अन्य बच्चों की तरह एक नई दुनिया देख सके। संदीप ने तलाश शुरू की। 3 बेडरूम के घर में रहने वाला संदीप, जो अब अपने बेटे के साथ एक छोटे से कमरे के घर में रह रहा था, वो ये नहीं चाहता था कि उसके बेटे को ये एहसास भी हो कि हम किसी अभाव या मुश्किल का सामना कर रहे हैं। संदीप ने मन बना लिया कि वो अपने बेटे को किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल देगा, जहां वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही रहे। बोर्डिंग स्कूल में सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से दूर ही तो रहते हैं। ऐसे में उसका बेटा भी इस तरह से आत्मनिर्भर और मजबूत बन सकेगा, ताकि वो अपने आगे की जिंदगी भी बिना माँ बाप के सहारे के अच्छे से बिता सके। ये सोचकर संदीप ने देश भर के कुछ बेस्ट स्कूल को देखने समझने के बाद अपने बेटे का एडमिशन बैंगलोर के एक नामी बोर्डिंग स्कूल में करा दिया। उसने सोचा बैंगलोर मुंबई से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है और वो जब चाहे बेटे को देखने भी जा सकेगा। स्कूल की फीस लगभग 7 लाख रुपए सालाना थी। अभी तक की जिंदगी में और अपने एक घर को बेचकर संदीप ने इतनी संपत्ति तो बचा ली थी कि वो बेटे की 12वीं तक की पढ़ाई के खर्चे के लिए निश्चिंत था। बहरहाल बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेज देने के बाद अब संदीप की असली परीक्षा शुरू हुई। डिवोर्स के बाद 7-8 महीने कहाँ चले गए तो पता ही नहीं चला। वो बेटे को संभालने में ही उलझा रहा। ये पहला मौका था जब वो अकेला था। उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। दूसरी बात, बेटे की महंगी पढ़ाई के लिए तो उसके पास आने वाले 8-10 साल तक के लिए पैसे थे, लेकिन खुद पर खर्च करने के लिए कोई बचत नहीं थी। अब मुंबई में अकेले आदमी को सम्मान के साथ रहने के लिए कम से कम 20 से 25 हजार रुपए तो हर महीने चाहिए ही होते हैं। तो ये भी संदीप की चिंता का एक बड़ा कारण था। वो चाहता था कि कहीं से कुछ काम धाम शुरू हो जाए। बेटे के लिए जमा किए गए पैसों में से वो 1 पैसा अपने नाम का निकालना नहीं चाहता था। लेकिन अगर वो नॉर्मल होता तब तो काम के लिए सोचता। बेटे के बोर्डिंग स्कूल भेजते ही वो काफी अकेला और उदास हो गया था। कहने को जिंदा तो था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं मर गया था। 3-4 महीने ऐसे ही गुजर गए। बेटा गर्मी की छुट्टियों में मुंबई आया और इस बीच संदीप ने महसूस किया कि बेटे को बोर्डिंग स्कूल का माहौल, वहाँ का खाना पीना, साथी, दोस्त और टीचर्स काफी पसंद आए हैं। एक तरीके से उस नन्हे बालक ने इस नई दुनिया और दिनचर्या को स्वीकार कर लिया। तब जाकर संदीप ने थोड़ी राहत की सांस ली। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब संदीप बेटे को बैंगलोर स्कूल छोड़कर लौट रहा था तो उसके मन में आया कि अब अवसाद में रहने का कोई फायदा नहीं। 1 साल गुजर गया था, ऐसे ही ये जिंदगी भी गुजर जाएगी। संदीप ने मन बना लिया कि अब वो काम की दुनिया में लौटेगा। लेकिन क्या वो कहीं जॉब करे? 45 की उम्र में जॉब तलाश लेना उतना आसान भी तो नहीं। उसने सोचा मुंबई सपनों की नगरी है, क्यों ना वो बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में लिखने की संभावना को तलाशे। वो पढ़ा लिखा है, उसकी अपनी एक अलग सोच है, उसे जीवन के हर रंग का अनुभव है, तो वो एक अच्छा लेखक बन सकता है। यही सब सोचकर उसने इस फील्ड में अपना करियर बनाने की सोची। मुंबई शहर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो प्रोफेशनल मोर्चे पर यहाँ किसी से नहीं पूछता कि वो शादीशुदा है या सिंगल, तलाकशुदा है या लिव इन में रह रहा है, वो ऊंची जाति का है या नीची जाति का। इन सब सवालों का इस शहर में कोई भी मतलब नहीं। आपका हुनर ही आपकी पहचान होती है। कुछ पुराने संपर्कों और कुछ नए संबंधों के आधार पर संदीप ने अब काम की तलाश शुरू की। उसकी मेहनत रंग लाई। उसे थोड़ा बहुत काम मिलने भी लगा। वो खूब मन लगाकर लेखन में जुट गया। एक एक पंक्ति लिखते हुए वो इतना सजग रहता कि वो जल्द ही एक अच्छा लेखक बन गया था। अब उसका खोया आत्मविश्वास भी लौटने लगा। धीरे धीरे ही सही जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी।
संदीप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी सचेत रहने लगा। संतुलित और पौष्टिक आहार के साथ नियमित व्यायाम करना भी उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। उस दिन वो बहुत खुश था जब एक जगह से उसे काम के बदले 60,000 रुपए का एक चेक मिला। वो खुशी खुशी बैंक जाकर चेक लगा आया। लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी जब उसके खाते में पैसे क्रेडिट नहीं हुए तो उसे थोड़ी चिंता हुई। उसने बैंक जाकर इस संदर्भ में पूछताछ की तो उसे पता चला कि जिन मैडम को वो चेक देकर आया था वो सप्ताह भर से छुट्टी पर थी। आज ही उसने बैंक ज्वाइन किया है और उसने संदीप से सॉरी कहा कि उसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। उस दिन वो चेक अपने ड्रॉर में रखकर ही भूल गई थी और फिर उसे छुट्टी पर जाना पड़ा। लेकिन अब 2 दिन में उसके खाते में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। संदीप को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अभी वो मैनेजर से उसकी शिकायत करेगा। संदीप ने उस बैंकर लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की ने डरते डरते अपना नाम बताया, मंजरी। नाम सुनते ही संदीप शांत हो गया। उसने बस इतना ही पूछा कि 2 दिन में पैसे आ जाएंगे ना? मंजरी ने कहा, बिल्कुल आ जाएंगे। और संदीप के गुस्से को ठंडा करने के उद्देश्य से उसने तुरंत उसे कॉफी का ऑफर भी कर दिया। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ एक कॉफी लेते हैं। वैसे भी बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब तक संदीप का गुस्सा खत्म हो चुका था। उसने न जाने क्यों कॉफी के लिए हामी भर दी। मंजरी का स्वभाव इतना अच्छा था कि कॉफी खत्म होने से पहले ही उसने संदीप से दोस्ती कर ली और कहा कि आगे से इस तरह के कामों के लिए वो सीधा उसके पास आ जाया करे। ऐसी शिकायत का मौका अब वो उसे दोबारा नहीं देगी। लेकिन एक बात बताइए, आप तो मैनेजर से मेरी शिकायत करने वाले थे। मेरा नाम भी पूछा था, फिर क्यों रुक गए? मंजरी ने हंसते हुए पूछा तो संदीप ने बताया कि मंजरी उसके बेटे की माँ का नाम है। मंजरी पहले शांत रही, फिर उसे हंसी आ गई। बेटे की माँ यानी आपकी पत्नी, राइट? हाँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है। अब वो मेरे बेटे की माँ भर है। इस पर मंजरी ने सॉरी कहकर अपनी बात खत्म करनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहा, जब रिश्ते में घुटन होने लगे तो डिवोर्स लेकर अलग हो जाना ही बेहतर होता है। मेरे डिवोर्स को भी 7 साल हो गए हैं। एक बेटी है, बैंक की नौकरी है, सुकून से ही बीत रही है जिंदगी। मम्मी तो दूसरी शादी के लिए पीछे ही पड़ गई हैं, लेकिन अब मुझ में शादी करने की हिम्मत नहीं। ये सुनकर संदीप थोड़ा चौंका, लेकिन मंजरी मुस्कुरा दी और उसने पूछा, अच्छा बताइए, शादी क्यों करता है एक इंसान? एक सपोर्ट के लिए ही ना, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। अब ये सब तो बिना शादी के भी संभव है कि नहीं? संदीप ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सब इतना आसान भी तो नहीं। अच्छा चलिए, बारिश थम गई है, मैं चलता हूं। ठीक है, जाइए, लेकिन आप जब चाहे बैंक आ सकते हैं। इस पर संदीप ने मुस्कुराकर मंजरी से विदा ली और घर की तरफ चल पड़ा। 2 दिन बाद ही संदीप के खाते में पैसे आ गए। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल भी आई। उस पार मंजरी की चहकती हुई आवाज गूंजी, पैसे आ गए ना? अब कॉफी पिलाने की बारी आपकी। शाम को ऑफिस के बाद 5 बजे मिले, यहीं सीसीडी में। संदीप ठीक है से ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और इस तरह से संजीव और मंजरी आज दूसरी बार कॉफी पर मिले। इस बार अंतर बस इतना आया कि अब 2 दोस्तों की तरह मिल रहे थे। आज दोनों में खूब सारी बातें हुई। कई महीनों के बाद आज संदीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसका मन आज बहुत हल्का महसूस कर रहा था। कुछ ऐसी ही हालत मंजरी की भी थी। यही सोचते हुए संदीप ने मंजरी से कहा कि उसका डिवोर्स क्यों हुआ था। मंजरी ने कहा कि उसके पति की जिंदगी में कोई और आ गया था। ऐसे में डिवोर्स के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। अच्छा, तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ? मंजरी ने भी यही सवाल दोहराया। संजीव ने कहा कि उसे आज तक इसकी वजह नहीं मालूम। पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा था। बातों बातों में संदीप ने यह अनुभव किया कि मंजरी का दुख उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
और डिवोर्स के बाद जिस तरह से उसने खुद को संभाला, ये काबिले तारीफ है। अभी तो उसकी ज्यादा उम्र भी नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है, सुंदर है, कॉन्फिडेंट है, वो चाहे तो आराम से दूसरी शादी भी कर सकती है। किस सोच में डूब गए राइटर साहब? मंजरी के सवाल ने जैसे संदीप को नींद से जगाया। खुद को संभालते हुए संदीप ने कहा, नहीं कुछ नहीं, कॉफ़ी अच्छी बनाई है सीसीडी वालों ने। तुम्हें याद है जब सीसीडी के चेयरमैन के सुसाइड की खबरें आई थी? हाँ याद है। पता नहीं लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं। मेरा तो अनुभव यही है कि ज़िंदगी कभी भी इतना नहीं छीनती कि हम दोबारा शुरुआत न कर सकें। अच्छा छोड़ो ये सब, कल संडे है ना, मेरी बेटी का बर्थडे है, एक छोटी सी पार्टी रखी है घर पे, आ सकोगे? संदीप ने टालते हुए कहा कि कल वो थोड़ा व्यस्त है। मैं जानती हूँ कोई बिजी नहीं हो तुम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती करने वाली कौन होती हूँ? मंजरी ने उलाहना देते हुए कहा। संदीप घर चला आया। उस रात संदीप ने तय कर लिया कि अब वो अपने डिवोर्स और अतीत की चिंता में खुद को नहीं जलाएगा। अब वो नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेगा। यही सब सोचते हुए उसने खिड़की के पार देखा। एक नई सुबह इस नए संदीप की मुस्कुराहट का स्वागत कर रही थी। चिड़ियों की आवाज वातावरण को और भी सुखमय बना रही थी। तभी उसके मोबाइल के व्हाट्सएप पर एक मैसेज चमका। संदीप ने मोबाइल उठाकर देखा, मंजरी ही थी। लिखा था, गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, ट्रस्ट मी, लाइफ इज ब्यूटिफुल। जिंदगी खूबसूरत है, और हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैसेज पढ़ने के बाद संदीप ने लिखा, बर्थडे पार्टी का समय और लोकेशन भेजो, आता हूँ। बर्थडे और फ्रेंडशिप डे दोनों सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।